नमस्कार दोस्तों। आज मैं 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। यूपीपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम लेता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन हमारा बहुत साधारण सा है कि बहुलवाद का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर है गियर्क को माना जाता है। गियर्क और मेटलैंड, इन्हें बहुलवाद का जनक के रूप में देखा जाता है कि शुरुआती विचारक हैं जिन्होंने बहुलवादी बात की थी। तो गियर्क को माना जाता है। ये गियर्क की आप इमेज देख सकते हैं। दूसरा सवाल है, कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित रचनाओं में से किसमें उसने श्रम के प्रति उदासीनता दिखाई है? मतलब श्रम के प्रति उदासीनता संबंधी विचार किस पुस्तक में उसके मिलते हैं? इसका आंसर है कि 1844 में जो उसने इकोनॉमिकल एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट लिखी थी, इसमें कार्ल मार्क्स के श्रम के प्रति उदासीनता के विचार दिखते हैं। देखिए, कार्ल मार्क्स की बुक का ना कालानुक्रम बहुत पूछता है। जैसे जो इकोनॉमिकल एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट है, ये 1844 में लिखी गई थी, ठीक है। और जो जर्मन आइडियोलॉजी है, ये 1855 में लिखी गई थी, जर्मन आइडियोलॉजी। और जर्मन आइडियोलॉजी में ना उसने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का विचार दिया था। मतलब मटेरियल, जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का जो उसका विचार है, इसमें उसने दिया था जर्मन आइडियोलॉजी में। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि जर्मन आइडियोलॉजी में क्या दिया था। तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का विचार उसने दिया था। अगले सवाल में हम देखते हैं। तीसरा सवाल है हमारा कि जो प्रशासन को स्वयं चलाने का प्रयास करता है, उस राजा को मूर्ख इनमें से कौन कहता है? कि जो प्रशासन को स्वयं चलाने का प्रयास करता है, उसे मूर्ख। तो ये ना, इसको सवाल देख के हमें लगता है कि ये कौटिल्य कहा होगा, लेकिन ये सही नहीं है। कौटिल्य नहीं कहा है इसमें। इसका आंसर हम देखो, जैसे ये मेरी इमेज देखोगे जो मैं नीचे लगाया हूँ, तो इसमें आप लोग सोचोगे कि शुक्राचार्य भी हो सकता है, मनु भी हो सकता है, क्योंकि दोनों दोनों थे प्रकांड विद्वान। लेकिन इसका आंसर है मनु। कि मनु ने ना प्रशासन को स्वयं चलाने का ये कहा कि जो प्रशासन को स्वयं चलाने का प्रयास करेगा, जो राजा, जिस राजा को ऐसा लगेगा कि वो प्रशासन को अकेले चला सकता है, वो मूर्ख है ना। तो ये मनु का विचार है। अगला मनु से एक और क्वेश्चन आया है कि मनु स्मृति में कितने अध्याय हैं? ये सवाल बनता है। जैसे ये सवाल ना कई बार ये पूछता है कि अर्थशास्त्र में कितने अध्याय हैं, वैसे मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं पूछा गया, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो मनुस्मृति में ना कुल मिला के 12 अध्याय हैं, है ना। जैसे आप देख सकते हैं कि 12 अध्याय हैं, और कुछ बुक्स में ये आता है कि 2684 श्लोक हैं, और कुछ में ये है कि 2964 श्लोक हैं। तो आपको ये देखना है कि आपका अगर पूछा कि कितने श्लोक है, तो आपको देखना है कि इनमें से क्या है ऑप्शन में। अगर 2600 है तो इसको मार देना है, अगर 2964 है तो इसको मार देना है। दोनों साथ में नहीं होंगे, दोनों में से एक ही होगा। तो आपको एक रफ आइडिया दिमाग में रखना है कि 2600 से लेके 2900 श्लोक हैं उस बुक में, ठीक है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन में जाते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं हमारा, द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री का लेखक कौन है? तो देखो, जो भी फिलॉसफी करके अगर बुक आएगी तो वो हीगल की होगी। तो हीगल ने ना फिलॉसफी करके अपनी बुक्स लिखी हैं, जैसे फिलॉसफी ऑफ राइट, द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, ये हीगल्स की बुक है, हीगल की बुक है ना। उसकी और कुछ बुक देखें तो एक बुक है उसकी, द फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। द फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, ये उसकी बुक है। ऐसे साइंस ऑफ लॉजिक एक बुक है उसकी, साइंस ऑफ लॉजिक है। एलिमेंट्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट उसकी एक बुक है, देखिए इसमें भी फिलॉसफी है। ऐसे ही इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसफिकल साइंस उसकी बुक है। तो फिलॉसफी अगर आपको दिखे तो आप सीधा हीगल को मारना। तो हीगल की ऐसी बुक है, कुछ बुक्स पूछी जाती हैं। हमारे अगले सवाल में हम आते हैं।
देखिए ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया सा था, इसलिए मैंने इसको शामिल किया कि न्यायमूर्ति ए एन रे न्यायमूर्ति हैं, ये चीफ जस्टिस थे इंडिया के। तो न्यायमूर्ति ए एन रे को किस न्यायमूर्ति की वरिष्ठता को लांघते हुए चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था, है ना? तो जे एस शेलत, के एस हेगड़े और ए एन ग्रोवर। तो इसका आंसर है कि उपरोक्त सभी की जो ये उसके सीनियर, ये इनके ए एन रे के सीनियर जज थे, लेकिन इनकी इनकी ना वरिष्ठता को लांघते हुए ए एन रे को चीफ जस्टिस बना दिया गया था। तो ये हुआ था इंदिरा गांधी के समय में, कि इंदिरा गांधी के समय में 1973 में क्या होता है कि मतलब ए एन रे को इन तीनों की वरिष्ठता को लांघते हुए चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। हमारा अगला सवाल है, ये सवाल सरल है, लेकिन मैंने इसको इसलिए शामिल किया कि इसका एक्सप्लेनेशन मैं कुछ आपको और बताऊंगा, जहाँ से सवाल भी बन सकते हैं। कि भारत में सिक्किम का विलय किस वर्ष हुआ था? तो ये आंसर है इसका डी, 1975 में हुआ था। सभी को पता होगा, बहुत लोगों को पता होगा। तो सिक्किम का विलय 1975 में हुआ था, और सिक्किम ना हमारे देश का 22वां राज्य बना था, 22वां राज्य बना था, ठीक है। और उस समय हमारे राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, उन्होंने साइन किया था इस विलय पे। और 35वां संविधान संशोधन, यहाँ से सवाल फंसा सकता है, 35वां संविधान संशोधन से इसको सह राज्य का दर्जा मिला। देखिए 35वें से ना, 35वां जो संविधान संशोधन है, इससे इसको सह राज्य का दर्जा मिलेगा, सह राज्य। और 36वां संविधान संशोधन जो होगा, 36वां संविधान संशोधन जो होगा, इससे इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। तो यहाँ से सवाल फंसा सकता है एग्जामिनर कि 35वां संविधान संशोधन से क्या होगा, तो इसको सह राज्य का दर्जा मिलेगा, और 36वें संविधान संशोधन से इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद को ब्रिटिश राज्य का शिशु किसने कहा है? तो इसका जवाब है, इसमें एकदम इसको याद होना चाहिए ये, क्योंकि फैक्चुअल सवाल है, कि भारतीय राष्ट्रवाद को ब्रिटिश राज्य का शिशु कोपलैंड ने कहा है, ठीक है। अगला सवाल है कि 1951 से 1960 तक कितने संविधान संशोधन हुए? देखो संविधान संशोधन से सवाल आते ही हैं हर साल। तो 1951 से 1960 तक कितने संविधान संशोधन हुए? तो इसका आंसर है कि 9 संविधान संशोधन हुए, ठीक है। कि 1951 से 1960 तक 9 बार संविधान संशोधन हुए हैं, ये इसका जवाब है। राजनीतिक दलों को, ये सवाल तो काफ़ी पूछा जाता है, राजनीतिक दलों को, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको राजसत्ता के पीछे की शक्ति, राजसत्ता के पीछे की शक्ति किसने कहा है? जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन आता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, इनको राजसत्ता के पीछे की शक्ति किसने कहा है? तो इसका आंसर है हरमन फाइनर ने, कि हरमन फाइनर ने राजनीतिक दलों को राजसत्ता के पीछे की शक्ति कहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे आज का टास्क पूरा होता है। अब हम कल फिर से 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके सामने, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और इस तरह से हमारी तैयारी आगे बढ़ती जाएगी और निश्चित रूप से हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।